हेलो व्यूवर्स, आज हम 30 जनवरी के जेईई मेंस पेपर के जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके कुछ मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस बनाने वाले हैं यहाँ पे फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए आयनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसके अंदर हमें HCl का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। देन हमें H2SO4 का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। और हमने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया और हमको पीएच ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। ठीक है, कैसे काम किया जा सकता है, चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसके सॉल्यूशन के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, हम लोग H+ कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन फाइनली निकालना चाहते हैं। अब देखिए H+ कंसंट्रेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऊपर H+ के मोल लिख देने चाहिए, नीचे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिख देना चाहिए इन लीटर्स। चलिए अभी डिटरमाइन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ कितने निकल कर आ जाएंगे। देखिए यहां पे मोलैरिटी को मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मोलैरिटी मेरे को दी हुई है 0.01, वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा 0.6 के बराबर। ये हो गए H+ के मोल कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट सॉल्यूशन। ऐसे ही लेट अस हैव H+ के मोल कमिंग फ्रॉम द सेकंड वाला सॉल्यूशन। आपको दिख रहा है, देखिए H2SO4 से तो डबल नंबर ऑफ H+ आएंगे। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि H+ की मोलैरिटी जो है दैट इज गोइंग टू बी 0.02 और इसे हमें 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर। अगर हम देखेंगे तो 600 400 मिलके 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी द केस। चलिए यहां से H+ की कंसंट्रेशन कितनी आती है वो देख लेते हैं एक बार। तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी, देखिए यहां जो निकल कर आएगा सम करने पे, दैट इज गोइंग टू बी 1.4 इंटू 10⁻² m। दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द कंसंट्रेशन। अब यहां पे H+ कंसंट्रेशन आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पीएच ऑफ द सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। पीएच क्या आ जाएगी, -log⁻10 H+ कंसंट्रेशन के बराबर वैल्यू आ जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी गेट द वैल्यू एज 2 - log 1.4। ठीक है, अब जो log 1.4 की वैल्यू है वो यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या वैल्यू निकल कर आ रही होगी हमारे पास में। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट log 1.4 तो वी कैन राइट द वैल्यू एज log 2 प्लस log 7 माइनस log 10 के बराबर वैल्यू आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, log 2 की वैल्यू आप जानते हैं 0.3 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। log 7 की जो वैल्यू है दैट इज 0.845। ठीक है, इन डेटा को अगर हम यहां पे पुट कर लें तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलिए एक और सवाल देखते हैं। दिस इज पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। देखिए मैच द फॉलोइंग है, 4 एटॉमिक नंबर्स हमको दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स के ब्लॉक्स हैं उनके साथ इनको मैच करना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अगर आपने नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स याद किए हुए हैं तो आपके लिए काम बहुत कन्वीनियंट होकर आ जाएगा। अदरवाइज आपको एक एक एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसका ब्लॉक डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखिए नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूं यहां पे। ठीक है, देखिए जैसे मेरे को एक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 37। अब मैं इससे नियरेस्ट कोई नोबल गैस देखता हूं जो इस एटॉमिक नंबर के पास आती हो ताकि मैं इस एटॉमिक नंबर का ब्लॉक इजीली प्रेडिक्ट कर दूं। ठीक है, अब देखिए जो 37 है, हम देखते हैं कि नोबल गैस होती है क्रिप्टन, हैविंग एटॉमिक नंबर कितना 36। अब बताइए अगर अगला एलिमेंट की मेरे को बात करनी है तो वो 37 एटॉमिक नंबर वाला हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल अगर आपको ध्यान हो तो हमें पता है क्रिप्टन जो है ये पी ब्लॉक को खत्म कर रही होती है। इसका मतलब 37 वाला जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि जब पी ब्लॉक खत्म हो जाता है उसके बाद वापस एस ब्लॉक आ जाता है। अगर ऐसा है तो बताइए 37 कौन से ब्लॉक के साथ मैच कर जाएगा, एस ब्लॉक के साथ मैच कर जाएगा। फर्दर देखिए हमसे बात करी हुई है 52 एटॉमिक नंबर के बारे में। अब 52 एटॉमिक नंबर को अगर हम देखें तो हमारे को एक और नोबल गैस दिमाग में आती है, दैट इज गोइंग टू बी ज़ेनॉन, हैविंग एटॉमिक नंबर 54। आपको पता है ज़ेनॉन भी क्या करती है, पी ब्लॉक को खत्म कर रही होती है। अब बताइए अगर मैं 54 से 2 कदम पीछे चलता हूं तो आपको यह पता है कि अभी तो पी ब्लॉक चल रहा होगा। वाई, बिकॉज हमें पता है कि पी ब्लॉक के अंदर अपने पास में 6 ग्रुप्स आ रहे होते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो 52 एटॉमिक नंबर है ये ज़ेनॉन से 2 कदम पीछे लाए कर रहा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट हम बोल सकते हैं इसका ब्लॉक कौन सा हो जाना चाहिए, पी ब्लॉक हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर इज 65। एटॉमिक नंबर अगर हम 65 को देखें तो शायद आपको एक बहुत अच्छी बात याद होगी क्या, कि एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक के जो स्पीशीज होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम लैंथेनॉइड्स बुलाते हैं और वो एफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा है तो बताइए हम सीधा ही बोल सकते हैं कि 65 एटॉमिक नंबर वाला जो स्पीशी है वो एफ ब्लॉक को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा हूं किसके बारे में, 78 के बारे में।
अब देखिए 78 की अगर हम बात करें तो हम रेडॉन के साथ इस बात को रिलेट कर सकते हैं। रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 86। अब बताइए 86 में से मेरे को क्या कर देना चाहिए, मेरे को यहां पे 78 जाने के लिए 8 कदम पीछे चले जाना चाहिए। अब देखिए 6 कदम पीछे जाएंगे तो पी ब्लॉक खत्म होकर आएगा, 2 और कदम पीछे जाना है, इसका मतलब पक्का ये एलिमेंट डी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा होगा। अगर ये एलिमेंट डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा तो हम बोल सकते हैं 78 वाला किसके साथ मैच हो जाएगा, डी ब्लॉक के साथ मैच होकर आ जाएगा। ओके, चलिए क्लास 12th का डी ब्लॉक चैप्टर का एक क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है MnO4- रिएक्ट्स इन एसिडिक मीडियम टू प्रोड्यूस Mn2+ आयंस। हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड कितने होंगे। ठीक है, आप इसे सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास MnO4- है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Mn2+। अब अगर हम यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें दैट कम्स आउट टू बी +7। अब देखिए +7 से किसमें आ रहा है, +2 के अंदर आ रहा है। डेफिनेटली हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर है उसी के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए होंगे। तो यहां हम बोल पाएंगे MnO4- ने क्या किया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए होंगे, जिससे क्या बनकर आ जाएगा, Mn2+ बनकर आ जाएगा। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाने थे आपको। यहां आप देख सकते हैं व्हाट इज द नंबर कमिंग आउट टू बी, 5 इज द नंबर कमिंग आउट टू बी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ओके, चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन यहां पे आपके सामने है। हमसे पूछा जा रहा है इफ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस सैंपल इज इंक्रीज्ड आइसोथर्मली देन इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है, अब ये वाली बात आपको याद होगी कि अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। अब देखिए सैंपल तो यहां पे आपको एक फिक्स सैंपल दिया हुआ है, साथ में हम उसका जो एक्सपेंशन करवा रहे हैं दैट इज आइसोथर्मली, मतलब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं। अब बताइए अमाउंट चेंज नहीं किया, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कैसी रह जाएगी, हम सिंपल बोल सकते हैं इट विल रिमेन सेम। तो यहां पे हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहेगा, रिमेन सेम वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहेगा। इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा होगा। ओके, चलिए पी ब्लॉक बोरोन कार्बन फैमिली से इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर LiAlH4? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हमें प्रिपेयर करवाना है, किस रिएक्शन से बनाया जा सकता है, ये वाली बात बतानी। ठीक है, चलिए हम सीधा सी वाले ऑप्शन को देखते हैं एक बार, क्या रिएक्शन है, चलिए एक बार समझते हैं। LiH है लिथियम हाइड्राइड, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं यहां पे दोनों रिएक्ट कर जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है दैट कम्स आउट टू बी LiAlH4। साथ में हम देखते हैं क्या बनकर आ जाता है, LiCl हमारे पास बनकर आ जाता है। आप देख सकते हैं 4 हाइड्राइड आयन मेरे को चाहिए, तो मेरे को LiH के 4 मोल लेने पड़ेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आपको दिख भी रहा होगा बैलेंस करने पे 3 मोल LiCl बनकर आ जाएंगे। LiCl में हमको ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, हमें LiAlH4 बनाने को बोला गया था और उसे बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम LiH और AlCl3 को मिक्स कर देने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप देख सकते हैं सी ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज। देखिए आपको 5 लिगेंड दे दिए गए, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। वैसे अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आप बड़ी आराम से लिगेंड्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वैसे आपको ये वाली बात याद होगी। देखिए यहां पे अगर मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो आपको ये दिख रहा होगा, देखिए इस वाले और इस वाले लिगेंड, पहले दोनों लिगेंड में आपको पता है सल्फर एटम और ऑक्सीजन एटम डोनर एटम्स हैं। ये लिगेंड्स तो कैसे रहते हैं बताइए, वीक फील्ड लिगेंड रहते हैं। यहां में हम देख सकते हैं, देखिए जो बचे हुए लिगेंड्स हैं इसमें नाइट्रोजन और कार्बन एटम्स डोनर एटम्स हैं। हमें पता है ये सारे लिगेंड्स कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहते हैं। अब अगर स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें पता है कि मिनिमम और सेकंड मिनिमम जो आएंगे वो ये दोनों में से ही कोई ना कोई आएंगे, और जो मैक्सिमम वाले आएंगे और जो टॉप 3 आएंगे वो इन तीनों में से कोई ना कोई आएंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो ये बात आराम से प्रेडिक्ट करी जा सकती है। हम देखते हैं सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ होती है सल्फाइड आयन की, उससे ज्यादा हो जाएगा ऑक्जेलेट आयन, उससे ज्यादा हमारे पास हो जाएगा अमोनिया, देन वी हैव EN, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला जो लिगेंड यहां पे आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी CO। ऐसे याद रखने वाली बात भी रहती है कि सल्फर डोनर एटम और ऑक्सीजन डोनर एटम में सल्फर डोनर वाले वीकर लिगेंड्स होते हैं एज कंपेयर टू कौन से, ऑक्सीजन डोनर एटम्स वाले।
अब अगर सिचुएशन है तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से लिगेंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में अरेंज किया जा सकता है, CO बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहले कॉलम में आपको 4 स्पीशीज दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में आपको नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम की संख्या दी हुई है। ठीक है, हमें इनको मैच करना है अप्रोप्रिएटली। हमें क्या करना पड़ेगा, हर स्पीशी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है IF7, आयोडीन आउटरमोस्ट क्षेत्र में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चलिए उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अपन यहां पे क्या कर देंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर देंगे। ये देखिए एक बार आयोडीन ने अपने 7 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व कर दिया, IF7 बनकर आ गया। यहां आप देख सकते हैं आयोडीन के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं होगा, तो IF7 किसके साथ मैच कर जाना चाहिए, 0 लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं XeF2। XeF2 कैसा बनकर आ रहा होगा, आई कैन सिंपली से जेनॉन के साथ 2 फ्लोरीन जुड़ गए। हमें पता है जेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब बताइए जेनॉन के ऊपर शेयरिंग के बाद में क्या बचेगा, 3 लोन पेयर्स बच रहे होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बोलेंगे XeF2 किसके साथ मैच कर जाएगा, थर्ड नंबर के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चलिए XeO3 के बारे में। स्ट्रक्चर कैसा होता है XeO3 की अगर हम बात करें, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा और जेनॉन पे एक लोन पेयर होगा। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल पाएंगे, यहां पे देखिए XeO3 में जेनॉन पे एक लोन पेयर आ रहा है, तो ये 1 नंबर के साथ मैच करेगा। चलिए लास्ट स्पीशी देखते हैं ICl4 चार्ज माइनस, थोड़ा सा टिपिकल था ये। यहां पे अगर हम देखें तो जो स्ट्रक्चर बनकर आता है, आयोडीन के साथ 4 क्लोरीन जुड़े हुए होंगे। आयोडीन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स तो देखिए 3 बचे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 4 शेयरिंग में इन्वॉल्व हो गए, 3 बच गए। पर नेगेटिव चार्ज के थ्रू हमें नजर आ रहा है कि इसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो बताइए वो इलेक्ट्रॉन भी आयोडीन के ऊपर अपीयर होएगा। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं आयोडीन के ऊपर कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ये हमसे पूछा हुआ है, तो हम देख सकते हैं ICl4 नेगेटिव किस नंबर के साथ मैच करेगा, 2 के साथ मैच होकर आ जाएगा। ओके, These are going to be the appropriate matches. Class 12th केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन में देखिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है एक रिएक्शन के लिए, रेडियोएक्टिव डीके बोल रहे हैं। वैसे हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, यूनिट से भी देखा जा सकता है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट इंडिकेट कर रही है दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कितने टाइम में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट 7 ग्राम से कम होकर 2 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ये टाइम हमें यहां पे डिटरमाइन करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। यहां पे अगर हम देखें टाइम कैलकुलेट करना है, देन द रिलेशन इज 1/k ln ऑफ, हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, m0/mt आ जाना चाहिए। दिस इज द इनिशियल मास एंड दिस इज द मास रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए यहां पे हम देखते हैं कि हमको जो डेटा दिए हुए हैं वो लॉग के डेटा दिए हैं, इसीलिए बेटर है हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर लें। देन हम बोल सकते हैं जो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 2.303 बाय k की वैल्यू आपको दी हुई है 2.011 के बराबर, 2.011। आगे जो आ जाना चाहिए दैट शुड बी log टू द बेस 10 7/2 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट इट एज 2.303 ओवर नीचे आ जाएगा 2.011। फर्दर हम बोल सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है log 7/2 से log 7 माइनस log 2 लिखा जा सकता है। दिस इज log 7, दिस इज log 2। यहां से हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस निकाला जा सकता है। ऑन सॉल्विंग वी गेट द आंसर एज 0.618 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। दिस इज गोइंग टू बी द टाइम जिसमें अमाउंट इतने से कम होके 2 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए मोल कंसेप्ट का एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्लास 11th का टॉपिक है। देखिए मोलैरिटी ऑफ CO2 आपको कोल्ड ड्रिंक में दी हुई है। हमें यह पूछा गया है कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रेजेंट होगा इतने ml ऑफ कोल्ड ड्रिंक के अंदर अंडर STP कंडीशंस। ठीक है, चलिए पहले हम यहां पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले CO2 के मोल डिटरमाइन करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने के बराबर हो जाएंगे, बताइए। मोलैरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मोलैरिटी को मैंने वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। मोलैरिटी कितनी है 0.2, वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया हुआ है 0.3 के बराबर दिया हुआ है। यहां पे हम देख सकते हैं जो अपने पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 0.06 मोल। ये CO2 के क्या निकल कर आ गए, मोल्स निकल कर आ गए। मुझे क्या निकालना है, मुझे CO2 का वॉल्यूम निकालना है एट STP। तो बताइए वॉल्यूम को कैसे लिखा जा सकता है, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ये रहे, इसे क्या कर देना चाहिए
22.7 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. दिस विल गिव मी द वॉल्यूम ऑफ CO2 अंडर STP कंडीशंस. यहां से जब सॉल्व करेंगे तो यू गेट द वैल्यू एज 1.362 लीटर्स. दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 जो कि कोल्ड ड्रिंक के गिवन अमाउंट में STP कंडीशंस पे प्रेजेंट होगा. ओके